Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. ओके स्टूडेंट, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लेकिन उससे पहले बिल्कुल, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात करें तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो सनराइज़ होता है, शाम को सनसेट होता है, दिन में अगर कोई मेहमान आ जाए आपके घर में तो आपकी मम्मी कहती है गर्मियों में कि नींबू पानी बना दो, उसके लिए आपको शक्कर को डिज़ोल्व करना पड़ता है वाटर में। ऐसे ही अगर आप मिल्क को फ्रिज में रखना भूल गए तो एक टाइम के बाद रखे रखे वो मिल्क खट्टा हो जाता है और ये भी एक टाइप का चेंज है। ऐसे ही अगर हम मिल्क को थोड़ा वार्म करके उसमें थोड़ी सी अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करके रख दें तो सुबह वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब चेंजेस शो कर रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं। तो इन्हीं चेंजेस को हम आज स्टडी करेंगे और उसमें हम दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंज and second one is the chemical changes. तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं उससे पहले अगर मैं कहूँ कि आप एक पेपर लो और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उसको रिजॉइन करके बताओ तो क्या वो सेम आपको वैसा ही मिल जाएगा? लाइक हमने एक पेपर लिया है, अगर हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, हमने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर हम इसको अब कहें कि इसको रिजॉइन कर दो, क्या हम इसको रिजॉइन करने से वैसे ही शेप आ जाएगी? हम इसको वैसे ही टोटली नहीं रिजॉइन कर सकते। अगर हम इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो टेप वगैरह या फेविकॉल का हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन सेम शेप हम इसको नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हमने इसको 2 पीसेस में डिवाइड किया तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हुई? लाइक अगर ये पहले पेपर था तो क्या अब इस पेपर का नाम चेंज हो गया, या इसमें जो क्वालिटी थी हम इसके ऊपर लिख सकते थे, क्या अब इसके ऊपर नहीं लिख पाएंगे? नहीं हुई ना, मतलब प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन इसकी क्या चेंज हो गई? शेप चेंज हो गई। ओके, तो नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, आपने एक चॉक पाउडर इकट्ठा कर लिया या एक चॉक ले लिया और उसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब उस पाउडर को आप मिक्स करोगे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ और उसका पेस्ट बना लिया। अब उसको किसी और शेप में कन्वर्ट कर दोगे। लाइक पहले आपका चॉक राउंड एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, लेकिन अभी आपने कोई और शेप दे दी, तो क्या उस शेप के बाद वो वैसा नहीं लिख पाएगा? अगर उसका साइज चेंज हो गया तो क्या उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी? क्या वो वैसा नहीं लिख पाएगा या वाइट से ग्रीन हो जाएगा? तो बिल्कुल वो वैसा ही लिख पाएगा, बेशक उसकी क्या हो गया, साइज छोटा हो गया हो या किसी और डिफरेंट शेप में आ गया हो, तो प्रॉपर्टीज तो उसकी नहीं चेंज हुई ना। सेम ऐसे ही अगर आप फ्रिज से आइस को निकालते हो, अगर आपके पास कोई आइस क्यूब्स हैं, आपने उसको एक बर्तन में लिया, उनको कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया, थोड़ी सी देर के बाद आप देखते हो कि वो जो आइस क्यूब्स थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू द वाटर। यहाँ आइस थी, यहाँ कन्वर्ट हो गई इनटू द वाटर। लेकिन क्या अगर आप इस वाटर को दोबारा से फ्रीजर में रखोगे तो क्या ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन जब आइस क्यूब्स कन्वर्ट हुई वाटर में तो उसकी क्या हो गई? स्टेट चेंज हुई है। यानी कि पहले वो आइस क्यूब्स में था, अब वो लिक्विड स्टेट में आ गया, पहले वो सॉलिड स्टेट में था, तो उसकी स्टेट चेंज हुई है। यहाँ सॉलिड से वो कन्वर्ट हो गया है इनटू द लिक्विड, लेकिन है तो वो वाटर ही। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर ही है और इस स्टेट में भी वो वाटर ही है, तो प्रॉपर्टीज तो सेम है। तो इन सारे चेंजेस में आपने देखा जो ये सारे एग्जांपल्स थे, किसी में उसकी शेप चेंज हो रही है, किसी में उस मैटर की या उस ऑब्जेक्ट की कलर चेंज हो रहा है, किसी में उसका साइज चेंज हो रहा है और किसी में उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ये इन चेंजेस उनकी प्रॉपर्टीज में आ रही हैं।
तो जो ये प्रॉपर्टीज हैं, शेप, कलर, साइज एंड स्टेट, दीज प्रॉपर्टी आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड व्हाट इज फिजिकल चेंज? हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज फिजिकल चेंज। जब किसी भी सब्सटेंस में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि अगर उसकी शेप चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, जैसा अभी हमने इन एग्जाम्पल्स में पढ़ा, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस की, तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल, इट नॉर्मली बी रिवर्सिबल। कैसे? यानी कि जैसे हमने आइस से वाटर बनाया, तो हम वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं, तो दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल, यानी कि उन सामान को दोबारा उसी रूप में भी हम लेके आ सकते हैं दोबारा से, उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। तो मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। क्योंकि अगर आइस थी, आइस को मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले आए, लेकिन है तो वो वाटर ही, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना ना, लाइक ऑक्सीजन नहीं बनी, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हुए जिससे नया सब्सटेंस बने। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें रिवर्सिबल तो होते ही हैं वो, लेकिन उनमें चेंज नहीं होता, यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जो सब्सटेंस पहले है वही रहता है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, और इसी चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि जो शेप किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मटेरियल की, या साइज, कलर और स्टेट, जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब फिजिकल चेंजेस जैसे हमने बताया, अगर इन प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। लाइक व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज फिजिकल चेंज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया तो हम उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। एंड इट कैन बी रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल हो सकता है। लाइक बर्फ से दोबारा पानी बनाया जा सकता, और पानी से दोबारा आइस क्यूब्स बनाई जा सकती हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड। फिजिकल चेंजेस की ये खासियत होती है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी कि जो सब्सटेंस है वो वही रहता है। जैसे पेपर के 2 पीसेस आपने किए थे, लेकिन वो क्या है, पेपर ही रहेगा, चाहे उसके 4 पीसेस और कर दें। ऐसे ही इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सेम सब्सटेंस रहता है, बेशक उसकी शेप, साइज, कलर चेंज हो जाए। आफ्टर द फिजिकल चेंज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल चेंजेस। तो क्या डिस्कस करेंगे हम? केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे अभी हमने सबसे पहले क्या किया था कि एक पेपर लिया था, उसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया था। लेकिन अगर हम उसी पेपर को लें और उसको बर्न कर दें, पेपर को लिया, उसको हमने क्या किया, बर्न कर दिया, तो क्या आप दोबारा से उसको पेपर में ला सकते हो? यानी कि वो रिवर्सिबल है, दोबारा से पेपर बन जाएगा? नहीं बन सकता, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में। जो राख होती है उसमें बदल गया, और राख को तो आप दोबारा पेपर में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना। तो ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल देखें, लाइक मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन एक पतली सी स्ट्रिप्स होती है। अब उस स्ट्रिप को अगर हम बर्न करें, यहाँ पर हमने उसको बर्न कर दिया, मैच स्टिक की हेल्प से उसको बर्न कर दिया, तो वो जब जलने लगती है तो पूरी वाइट फ्लेम के साथ जलती है, बिल्कुल वाइट रोशनी देती है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द ऐश। क्योंकि ये भी एक पेपर है, पेपर को आपने, मैग्नीशियम पेपर को आपने बर्न किया, वो कन्वर्ट हो गया बर्न करने के बाद ऐश में। उस ऐश में यानी कि उसकी क्या हुई, स्टेट चेंज हुई। वो पेपर था, सॉलिड फॉर्म था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। स्टेट तो चेंज हुई, लेकिन क्या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? चलो देखते हैं। लाइक मैग्नीशियम था, मीन्स Mg, जब हमने उसको बर्न कराया, क्योंकि हमेशा बर्निंग जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करेगा। क्या फॉर्म किया, ऐश। तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, MgO। और व्हाट इज MgO? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। मतलब जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना। तो पहले हमारे पास ये सब्सटेंस था मैग्नीशियम, अब हमारा ये सब्सटेंस बना। इसका मतलब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये नया सब्सटेंस है, दैट इज MgO। अब अगर हमें इसको टेस्ट करना है, जैसे आपने 5th चैप्टर में टेस्ट किए थे एसिडिक और बेसिक चीज़ों के बारे में कि कौन सब्सटेंस एसिड है कौन बेस है, तो वैसे ही अगर हम इसको टेस्ट करके देखें तो ब्लू और रेड लिटमस से हमें टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी लिक्विड में। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, और वाटर के साथ जब वो मिक्स होगी तो वो बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड थी MgO, वाटर के साथ मिक्स किया H2O, और क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH ट्वाइस, ये बना। अब यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि पहला जो सब्सटेंस था हमारा फॉर्म हुआ MgO, एंड सेकंड जो सब्सटेंस है वो हमारा फॉर्म हुआ MgOH ट्वाइस। तो ये दोनों सब्सटेंसेस क्या हैं? एक न्यू सब्सटेंसेस है, क्योंकि ओरिजिनल सब्सटेंसेस हमारे पास क्या था? Mg मैग्नीशियम, ओरिजिनल हमारा ये था। तो बेटा यहाँ इन रिएक्शंस में हमने देखा कि एक सब्सटेंस से एक या उससे ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो रहे हैं, एंड दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड अगेन, यानी कि इनको हम दोबारा से मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें, लाइक कॉपर सल्फेट है हमारे पास, जो कॉपर सल्फेट सोल्ट आता है, कॉपर सल्फेट हम लेंगे और एक बीकर हमने लिया, उसको हाफ फिल कर लिया विद द वाटर, इसमें हमने वाटर ऐड किया। अब इस वाटर में हमने कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट ऐड किया, 1 टेबलस्पून कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। अब इसको डिसॉल्व किया एंड आल्सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर दी और इसको डिसॉल्व कर दिया। जब इसको स्टिर किया, दोनों को डिसॉल्व करने के बाद हमें दिखा कि इस जो बीकर है इसका कलर कैसा आ गया? ब्लू कलर आ गया। अब हम इसमें एक आयरन नेल डालते हैं, या आयरन की नेल डाल सकते हो, या यूज्ड ब्लेड जो होते हैं जो शेविंग के लिए यूज किए जाते हैं, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, हमने इसके अंदर एक ब्लेड डाल दिया। अब कुछ टाइम के बाद हम इसको रख देंगे, ऑलमोस्ट हाफ आवर के लिए इसको रख देंगे। आफ्टर हाफ आवर जब हम इसको देखते हैं दोबारा से इस बीकर को, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। लाइक जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ये हमने डाला है आयरन ब्लेड। उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन का कलर था वो कैसा था? ब्लू था, लेकिन आधे घंटे के बाद वो चेंज हो गया इनटू द ग्रीन कलर, और जो आयरन ब्लेड है उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की कोटिंग आ गई, ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या चेंजेस आए इसमें? ये सारे जो चेंजेस आए, ब्लू से ये ग्रीन कलर कैसे चेंज हुआ, और जो ब्लेड था उसके ऊपर ये ब्राउन कलर की कोटिंग कहाँ से आई? तो हमने इसमें किया क्या था? हमने इसमें ऐड किया था सबसे पहले कॉपर सल्फेट। अगर हम सबसे पहले ऐड करें, कॉपर सल्फेट हमारे पास था CuSO4, उसमें हमने डाला आयरन ब्लेड और आयरन दैट इज Fe फेरस। उसके बाद जब हमने उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया तो उसमें कुछ चेंजेस हुए, और जो कॉपर सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हो गया, और जो आयरन है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, और उसने क्या बना दिया? FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट। यहाँ क्या था?
कॉपर सल्फेट, दैट इज आयरन, और यहां बन गया आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि जब आयरन ने SO4 के साथ बॉन्डिंग कर ली तो कॉपर क्या है, सेपरेट हो गया, तो वो अलग से आ गया, तो दैट इज कॉपर, जो कि ब्राउन कलर में है। और इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू कलर था। तो इस पूरी रिएक्शन में ये चेंजेस हुए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का था, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का है। तो मतलब कलर तो चेंज हुआ, लेकिन उसके साथ में प्रोडक्ट चेंज हुआ, बिल्कुल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना। पहले कॉपर सल्फेट था, अब क्या फॉर्म्ड हुआ, फेरस सल्फेट मीन्स आयरन सल्फेट, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो। तो ये जो न्यू सब्सटेंस, पिछले वाले में भी जब हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था, इसमें भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अगर हम थर्ड एक्टिविटी देखें, लाइक विनीगर को हम रिएक्ट कराते हैं बेकिंग सोडा के साथ। विनीगर है हमारे पास, उसको हमने रिएक्ट कराया बेकिंग सोडा के साथ। ये रिएक्शन हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में भी करके देखी है और इसका टेस्ट भी करके देखा है। तो अगर आपको इस एक्टिविटी को करके देखना है या लाइव इसको देखना है कि ये कैसे रिएक्शन करती है और कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, तो आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की वीडियो को देख सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ विनीगर को जब हमने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर एक गैस रिलीज होती है विद अ हिसिंग साउंड, एक साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है और एक गैस रिलीज होती है, दैट इज CO2 प्लस अदर प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट भी फॉर्म्ड होता है। तो इस गैस को टेस्ट करने के लिए कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कोई और गैस है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं विद द लाइम वाटर, जिसको हम स्लैक लाइम भी कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इस गैस को, जो विनीगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन से जो गैस रिलीज हुई है, अगर हम उसको पास करेंगे स्लैग्ड लाइम में से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से उसको पास करेंगे, तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है। और अगर वो CO2 है तो जो स्लैग्ड लाइम है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो उसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोई और अदर गैसेस है, तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर विनीगर और बेकिंग सोडा को हमने रिएक्ट कराया तो एक गैस निकली जिसको हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट कराते हैं विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलती है तो लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मिल्की कलर एंड वो फॉर्म करता है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, स्लैग्ड लाइम लिया, इसको रिएक्ट कराया तो यहां पर फॉर्म हुआ कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O इज वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मिल्की कलर का होता है, यानी कि मिल्की कलर में चेंज हो गया। और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट होना इनटू द मिल्की कलर, ये शो करता है कि जो हमने इसके अंदर से गैस पास की है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर ये मिल्की कलर शो नहीं करेगा मीन्स और कोई गैस हो सकती है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, लेकिन वो फॉर्म किससे हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो जो सबसे पहला रिएक्टेंट था वो था हमारा विनीगर और बेकिंग सोडा, लेकिन उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना और लास्ट जो प्रोडक्ट बना दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो इन सारे जो एक्टिविटीज हैं इनमें हमने क्या कॉमन देखा कि जैसे हमने फर्स्ट जो एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम रिबन के साथ, उसमें ऐश फॉर्म हो रही थी और वो ऐश क्या थी, यानी कि मैग्नीशियम से बन रहा था MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे। उसके बाद जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जो एक्टिविटी की थी, तो उसमें कॉपर सल्फेट से बना था फेरस सल्फेट FeSO4, और जो थर्ड रिएक्शन की उसमें हमारा न्यू सब्सटेंस बना CaOH ट्वाइस से बना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन सारी एक्टिविटीज में क्या कॉमन देख रहे हो आप कि एक सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। एक न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो सकता है, कोई दो भी फॉर्म हो सकते हैं, तो सब में कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है। और बेटा जो चेंजेस किसी सब्सटेंस में आते हैं जिसकी वजह से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। मीन्स अ चेंज इन विच वन or more new substances are formed are called chemical changes। जैसे इनमें बना, किसी में एक सब्सटेंस भी बन सकता है नया, किसी में दो सब्सटेंस भी बन सकते हैं या दो से ज़्यादा भी फॉर्म्ड हो सकते हैं। और नए सब्सटेंसेस बनने के साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जब विनीगर में हमने बेकिंग सोडा डाला था तो उसमें गैस भी रिलीज हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब अगर किसी सब्सटेंस में, किसी रिएक्शन में अगर गैस रिलीज होती है या फिर उसके कलर में चेंज आता है, लाइक ये ब्लू से कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट में जो कि ग्रीन कलर का था, तो उसके अगर गैस रिलीज होती है, कलर में चेंज आता है, अगर उसकी स्मेल चेंज होती है या कोई न्यू स्मेल फॉर्म्ड होती है, या उस रिएक्शन में हीट, लाइट और साउंड ये सब प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उन चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। तो दिस इज द केमिकल चेंजेस। जितनी भी एक्टिविटी अभी हमने देखी आफ्टर फिजिकल चेंजेस, वो सारी डिनोट कर रही हैं कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उनमें गैस रिलीज हो सकती है, उनका कलर भी चेंज हो सकता है, या अगर उनमें स्मेल चेंज हो या कोई न्यू स्मेल प्रोड्यूस हो, या उसमें हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सारे केमिकल चेंजेस में आते हैं। तो उन चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो बेटा अभी हमने न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन का तो देखा कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, गैस रिलीज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल देखें आपकी सराउंडिंग में, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जैसे अगर आप चारकोल को बर्न करते हो, जो कोयला होता है उसको बर्न करते हो, तो वो वुड के रेसिड्यूज छोड़ता है और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो जब हम किसी भी लाइक पेपर को बर्न करते हो, वुड को बर्न करते हो, तो लाइट एनर्जी भी निकलती है, हीट भी जनरेट होती है और ऐश में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर देखें, तो क्रैकर जब बर्न होता है तो उसमें से लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी केमिकल चेंज में आए, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो उसमें गैसेस भी निकलती है, जनरेट होती है बहुत सारी गैसेस, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि क्रैकर्स हमें नहीं जलाने चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसे ही अगर हम घर पे देखें तो कई बार जब खाना हम किचन में छोड़ देते हैं, एक लंबे टाइम तक वो रखा रहता है, तो उसमें से स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। जब हम उसको कहते हैं कि शायद खाना खराब हो गया, तो वो स्मेल क्या डिनोट कर रही है, मतलब उसमें से अगर स्मेल आ रही है तो वो क्या डिनोट कर रही है कि वो खाना खराब हो गया। इसका मतलब क्या है, उसमें भी केमिकल चेंज हुआ होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई होंगी, तो इसलिए उसको केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसे ही जब आप किसी एप्पल को कट करते हो, पोटैटो को कट करते हो, ब्रिंजल को कट करते हो, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए अगर उसको छोड़ दें तो उसके ऊपर एक रेडिश कलर की लेयर आ जाती है। तो वो किस वजह से है, क्योंकि वो
कांटेक्ट में है एयर के, और उसकी जो सरफेस है वो कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है जिसकी वजह से उसके ऊपर वो कोटिंग आ गई है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इस तरह से आप अपने सराउंडिंग में से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स केमिकल चेंज के नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आपने देखा होगा आयरन के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लाइक गेट बनाने में यूज़ करते हैं, नेल्स के लिए यूज़ करते हैं, टेबल्स की जो लेग्स होती हैं उनमें भी यूज़ करते हैं, चेयर्स की लेग्स होती हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। तो आयरन का यूजेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आयरन का हम न्यू आर्टिकल लेके आते हैं, कोई भी सामान जब हम आयरन का न्यू लेके आते हैं तो उसमें क्या होती है, शाइन होती है, एक चमकदार होते हैं वो। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो रखे रहते हैं तो उनमें क्या होता है, एक ऊपर ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और उस ब्राउनिश कलर की लेयर को हम कहते हैं रस्ट। और जिस प्रोसेस से वो उसके ऊपर डिपॉजिट होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, और उसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन्स अगर हमने आयरन को यानी कि Fe को उसको छोड़ देते हैं हम एनवायरनमेंट में, तो जो आयरन है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर मीन्स मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है और एक सब्सटेंस बनाता है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, और वी कैन से दैट आयरन ऑक्साइड। और जो ये आयरन ऑक्साइड होती है दिस इज द रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग। और रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो तभी हो सकती है जब आयरन इन दोनों कंडीशंस के टच में हो, यानी कि वो आयरन आर्टिकल ऑक्सीजन के साथ और वाटर, मीन्स वी कैन से दैट उस एयर में मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब उसके लिए ये दोनों कंडीशन अवेलेबल होंगी, अगर एनवायरनमेंट में वाटर है, ऑक्सीजन अगर पास में नहीं है, तो वो कभी भी उस आयरन में रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो सकती। या ऑक्सीजन है वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, या उस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो भी रस्ट नहीं लगेगा। मीन्स रस्टिंग की प्रोसेस तभी होती है जब उस एयर में, उसके कांटेक्ट में, आयरन के कांटेक्ट में वो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मीन्स एयर भी है और वाटर भी है, तो ही ये प्रोसेस फॉरवर्ड होती है और रस्ट फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं Fe2O3। हम कह सकते हैं कि ऐसे एरियाज जहाँ पर एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर रस्टिंग भी बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है। जितना एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड से जो आर्टिकल्स हैं, आयरन आर्टिकल है, उनके ऊपर जो रस्ट की लेयर है वो बहुत जल्दी जम जाती है। लाइक जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो समुद्र है तो एयर वहाँ की क्या होगी, मॉइस्चर रिच होगी, यानी कि उस एयर में पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी और एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज भी रहती है। तो इसलिए वहाँ पर जो आर्टिकल्स होते हैं, लोहे के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, उन पर रस्टिंग सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी लगती है। तो इसलिए जो रस्टिंग है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा रस्टिंग उतनी ही फास्ट होगी। तो अब जब रस्टिंग है, क्योंकि वो तो क्या कर रही है, उन आयरन के आर्टिकल को खराब कर रही है, तो उस प्रोसेस से कैसे बचा जा सकता है? किसी भी आयरन के आर्टिकल को हम कैसे सेफ रख सकते हैं कि उस पर रस्ट लगे ही ना? तो उस आर्टिकल को हम ग्रीस या पेंट कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर लेयर को, यानी कि वो ग्रीस अगर हमने किसी आर्टिकल पे अप्लाई कर दिया तो उस आर्टिकल पर ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होने देगा वो, और वहीं पर हम उसको पेंट की लेयर से भी उस आर्टिकल को कवर कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोहे के गेट वगैरह होते हैं या बेड वगैरह होते हैं उन पे पेंट करके रखा जाता है ताकि उस लोहे की जो सरफेस है डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन और वाटर के, और वी कैन से दैट मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, जिसकी वजह से जो रस्टिंग है उससे बचा जा सके और वो आर्टिकल एक लंबे टाइम तक चल सके, क्योंकि रस्टिंग उस आयरन आर्टिकल को बहुत जल्दी डिग्रेड कर देती है, ख़त्म कर देती है।
तो इसलिए हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, उनको पेंट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हमें पेंट करना पड़ेगा उसको, अगर हमें अपने आर्टिकल को सेफ रखना है तो। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं उनमें भी आयरन का यूज़ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम, जैसे बहुत सारे पाइप्स भी हैं जो ऊपर से टैंक से लेके आपके घर की फिटिंग होती है पाइप से, तो वो लोहे के पाइप में भी उनको भी सेफ रखना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक प्रोसेस होती है कि जो आयरन है उसके ऊपर हम किसी दूसरे मेटल की लेयरिंग कर देते हैं। अगर आयरन है उसके ऊपर हमने जिंक की लेयर चढ़ा दी या उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जिंक की लेयर से, तो वो सेफ रहेगा। आयरन की जो लेयर है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो उस पर रस्टिंग नहीं होगी। और जो ये प्रोसेस होती है मीन्स डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। मीन्स depositing the layer of zinc on iron is called galvanization। जब हम किसी भी आयरन के आर्टिकल पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इसमें भी आयरन से, सबसे पहले आयरन आर्टिकल था, उससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज Fe2O3। तो इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि जो रस्ट की लेयर होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है। तो इसका मतलब ये भी कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे आप लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। ओजोन जो लेयर होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वो लेयर क्या करती है, जो सन से आने वाली हानिकारक या हार्मफुल रेडिएशंस है लाइक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है और उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। और जब ये अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं तो जो ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उन ऑक्सीजन के एटम्स को ब्रेक डाउन करती है इनटू द एटॉमिक ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन, जो फ्री एटॉमिक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसी भी ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं और न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। और ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि ये हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये उन रेस को एब्जॉर्ब करती है और हमें जैसे स्किन कैंसर डिजीज से बचाती है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें भी तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो ये हमारे नेचर में भी ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, और यहां पर क्रिस्टलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल्स हम कैसे बनाएंगे, लाइक आप लोगों को एक बीकर लेना है और उसको फिल कर लेना है विद द वाटर। अब उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और इस ऐड करने के बाद हम इस बीकर को हीट करेंगे, बॉयल, जब तक ये बॉयल ना होना स्टार्ट हो जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हीट करेंगे। और हीट करने के बाद इस बीकर में हम ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्ट, CuSO4, कॉपर सल्फेट हम इसमें ऐड करेंगे और उसको 1 बाय 1 तब तक ऐड करते रहेंगे, एक एक चम्मच डाल के उसको उसमें डालेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। और कॉपर सल्फेट जो सोल्ट है हम इस वाटर में तब तक डालेंगे जब तक वो इस वाटर में घुलना बंद ना हो जाए। जब तक वो घुलना बंद नहीं होगा तब तक हम उसमें ऐड करते जाएंगे, और जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो हम उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना बंद कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से डिसोल्व करने के बाद हम इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो ये सॉल्यूशन है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा हो रहा होगा यानी कि इसकी कूलिंग हो रही हो गई, तो उस बीच में हमें इसको टच नहीं करना है या इसको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। और
कुछ टाइम के बाद आप इसमें देखोगे कि इसके अंदर स्मॉल नीडल शेप्ड क्रिस्टल फॉर्म हो गए हैं। लेकिन अगर तभी भी क्रिस्टल फॉर्म नहीं दिखे आपको तो आप कुछ और ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखा रहने दोगे ठंडा होने के लिए, और उसके बाद इसमें जो कॉपर सल्फेट सोल्ट था उसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। और जो एक क्रिस्टलाइजेशन की वीडियो है, इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं। तो इस तरह से जो क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि जो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, तो इस प्रोसेस में हम क्रिस्टल फॉर्म करते हैं और इन सारे स्टेप्स का यूज़ करके हम कॉपर सल्फेट सोल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सोल्ट कैसे बनता है, सी वाटर से। लेकिन सी वाटर से सोल्ट किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? इवेपोरेशन से। जब सी वाटर को इकट्ठा करते हैं, वहाँ से सी जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन सी वाटर में जो क्योंकि उसका नमकीन होता है तो उसमें सोल्ट डिजोल्व होता है और वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो नीचे क्या बचेगा? सोल्ट बचता है। और उस सोल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन वो इतने प्योर नहीं होते। और इस प्रोसेस से अगर हम बनाएंगे तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और वो बड़े नीडल शेप्ड अच्छे से दिखाई देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा आज इस वीडियो में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। तो आप लोग अपने सराउंडिंग्स में भी डिफरेंट जो चेंजेस होते हैं उनको देखकर नोटिस कर सकते हो और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इन चेंजेस में से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, और उन चेंजेस की लिस्ट बना सकते हो कि ये चेंजेस फिजिकल चेंज हैं, ये चेंजेस केमिकल चेंज है। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। ओके बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी मैं और अलग से वीडियो डालूंगी, तो आप उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से देखकर भी इस चैप्टर को समझ सकते हो। वो उन एक्टिविटीज़ को देखने से आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने में भी हेल्प होगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। Thank you.